हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किस प्रकार से एक रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित किया जाता है, उसको बैलेंस किया जाता है, यानी जो केमिकल इक्वेशन जो है उसको किस प्रकार से हम बैलेंस करेंगे, आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल से समझने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि आप किसी भी वीडियो से मिस ना रहें। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि बताया, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो बच्चों, जो रासायनिक समीकरण होती है उसको एक विधि होती है और उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम अनुमान विधि। अनुमान विधि इसके द्वारा संतुलित किया जाता है। समझ रहे हो बात को? यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन है, कोई भी रासायनिक समीकरण है, तो उसको संतुलित करने के लिए हम जिस विधि का यूज करते हैं उसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, या हम बोल सकते हैं अनुमान विधि। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, अनुमान यहाँ पर हमने बोला है अनुमान विधि, इसका मतलब कोई इसका सिद्धांतिक फॉर्मूला नहीं है कि रासायनिक समीकरण को इसी प्रकार से आप संतुलित कीजिए। वो एक मेथड है और उस मेथड के अकॉर्डिंग हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कोई भी 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि किस प्रकार से संतुलित हम करें समीकरण को। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके जरूर पूछ ले। मुझे विश्वास है आपके कन्फ्यूजन दिमाग में 1% भी नहीं रहेगा अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन लेकर चलते हैं। हम जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है बच्चों, ध्यान से आपको समझना है। Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होने के बाद बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। ये हमारे पास एक रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों? रासायनिक समीकरण है Fe प्लस H2O, दोनों यानी आयरन और जल दोनों के बीच क्रिया हो रही है और बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। ये हमारे पास बन रहा है। अब इसको कैसे देखिए, सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि ये संतुलित है या असंतुलित है, क्योंकि देखो असंतुलित समीकरण को ही संतुलित किया जाता है। असंतुलित समीकरण को ही क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। अच्छा, हमने असंतुलित समीकरण आपको बता दी थी कि यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों वर्ग के परमाणुओं की संख्या असमान है तो उसे असंतुलित समीकरण बोलते हैं। मैंने आपको बता देता है, या कंकाली समीकरण बोलते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि अगर आपने वो पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके आप जरूर देख लें। तो देखिए, इधर अभी हम एक एक बात समझेंगे। तो अभी ये क्या है, हमारे पास असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। इसको हमें संतुलित करना। ठीक है, तो कैसे संतुलित करेंगे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, अच्छी तरह से समझेंगे, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा। बस आप पूरे फोकस के साथ वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहला हम क्या काम करने वाले हैं इस असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए बच्चों? तो जो इस पहली स्टेप रहेगी या पहला जो चरण रहेगा, हम लिखेंगे भी सही इन चीज़ों को बाद में, पहले समझ लेते हैं। पहला चरण क्या रहेगा कि जो भी प्रत्येक सूत्र है आपकी जो समीकरण दे रखी है, इसमें ये वाले हैं बच्चों अभिकारक। अभिकारक, ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा दिया कि क्यों अभिकारक है। सारी चीज़ें पिछले वीडियो में मैंने बता दी, अगर नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लें। अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। ठीक है ना, अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के जो सूत्र हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जो प्रयुक्त रासायनिक सूत्र हैं, इनको हम एक बॉक्स में बंद करेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो इन सूत्रों को, प्रत्येक सूत्र को एक बॉक्स में बंद करने का रहेगा। पहला स्टेप क्या रहने वाला है? पहला स्टेप हमारे यहाँ पर रहने वाला है कि प्रत्येक सूत्र को हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, प्रत्येक सूत्र को किस में बंद करेंगे? एक बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, पहले समझ रहे हैं, उसके बाद में आपको लिखना है कैसे, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है,
पहले समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि प्रत्येक सूत्र को हम क्या करने वाले, एक बॉक्स में बंद करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान देना, Fe इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है, कर दिया बॉक्स में बंद, प्लस H2O इसको भी हम क्या कर देंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे, बॉक्स में बंद कर दिया। रिएक्शन हो रही है और Fe3O4 इसको भी हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, प्लस H2 इसको भी मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखिए दिमाग में आ रहा होगा बच्चों कि सर ये बॉक्स में बंद करने का मतलब क्या है, क्यों किया इनको बॉक्स में बंद। बहुत बढ़िया बात बच्चों, दिल खुश हो गया तुम्हारी बात से। इसलिए किया क्योंकि तुम बदमाश हो बच्चों, बदमाश हो। और बदमाश कैसे हो भाई, देखिए इस बॉक्स का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को, जो भी करना है इस बॉक्स के बाहर ही करना है, इसके बाहर कुछ भी, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर आपको जाना नहीं है। भाई भारतीय जो बच्चे होते हैं ना, उनसे कहा जाए कि ये दीवार है धार्मिक, है ना, धार्मिक स्थल की दीवार है या कुछ कोई भी जगह है, यहाँ पर आप पेशाब ना करें, वहीं पर जाके करेंगे साले। बात समझ रहे हो नहीं? तो यानी कि हमने इसलिए इनको बॉक्स में बंद कर दिया, दीवार यानी कमरा चुन दिया कि अब तो कमरा दीवार होने के बाद तो कम से कम अंदर तो कोई प्रवेश नहीं कर सकेगा, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे ही खुला रखेंगे तो कोई भी इनके अंदर चेंज कर सकता है, लेकिन फिर भी देखना बहुत सारे बच्चे अंदर ही चेंज करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों कि प्रत्येक सूत्र को हम क्या करने वाले, एक बॉक्स में बंद कर देंगे। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया ना कि इनके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी, जो भी करनी हो बाहर करनी है। अब कैसे करनी है बाहर, देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास H2 है। अब मैं कहूँ कि देखिए हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन परमाणु एक है और हाइड्रोजन परमाणु 2 है। अब मैं तुमसे कहूँ बच्चों कि ऑक्सीजन को 2 बढ़ाने के लिए इसको H2 को 2 से गुणा कर दो, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, या कैसे करेंगे कि H2O2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, कुछ भी लिख देंगे। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, इसको लिखना है बच्चों H2O जो है ना, इसको यहाँ पर बाहर की तरफ हम गुणा करेंगे, बाहर की तरफ गुणा करेंगे। इसका मतलब H2O कितनी बार हो जाएगा, H2O हो जाएगा साहब 2 बार। H2O कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। समझ रहे हो बात को, यानी H2 और H2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, और O यानी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। बात समझ रहे हो मेरी? यानी इस प्रकार से हमें अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी, जैसे अभी यहाँ पर कर रखी है। जैसे यहाँ पर O2 जो 2 है यानी 2 से गुणा ऑक्सीजन को कर दे, यहाँ नीचे कर लगा दिया। इसी प्रकार यहाँ पर पोस्ट के बाद, तो इस प्रकार से हमें अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी, जो भी करनी है कहाँ करनी, बाहर करनी, ठीक है। ओके जी, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखिए दूसरी स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, दूसरी स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि ये जो अभिकारक और उत्पाद है, अभिकारक और उत्पाद है, इनमें जो भी तत्व हैं इनके परमाणुओं की हम एक सूची बनाएंगे। यानी जो अभिकारक, ये क्या है हमारे पास, अभिकारक है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, अभिकारक है, ये अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद है। तो यानी अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित जो तत्व है, जो तत्व अलग अलग तत्व है, इनके परमाणु की हम क्या करने वाले हैं, सूची बनाने वाले हैं। अब सूची देखिए, सूची बनाते हैं दूसरी स्टेप में, ध्यान समझना, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना। यानी इधर तो लिख देंगे हम तत्व, यहाँ पर लिख देंगे अभिकारक, यानी अभिकारक की तरफ वाले तत्वों के परमाणु, और यहाँ पर लिख देंगे उत्पाद, ठीक है। अब कौन कौन से हमारे पास तत्व हैं इनको देखते हैं पहले तो एक तो है आयरन, Fe का मतलब आयरन, एक है बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। यानी अच्छा, अभिकारक की तरफ जो तत्व होंगे उत्पाद की तरफ भी वही तत्व रहते हैं, ठीक है। अब देखो आयरन की बात करें अभिकारक की तरफ तो Fe अकेला पड़ा है तो 1 है, और उत्पाद की तरफ Fe3 लिख रहा है तो इसका मतलब 3 है, ठीक है। यानी आयरन कितना हो गया, 3 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें अभिकारक की तरफ तो H2 यानी 2 है, और उत्पाद की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी कितना है, 2 है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ कितना है बच्चों, 4 है, ठीक है। तो ये हमने सारणी बना ली। सारणी क्यों बनाई, ताकि हमें पता लग जाए कि अभिकारक और उत्पाद की तरफ
कौन कौन से परमाणु और कितने परमाणु हैं, ठीक है, ये बात हमें पता लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने दूसरे स्टेप में क्या कर दी, सारणी बना ली। तो आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या गया कि सभी जो सूत्र हैं, रासायनिक सूत्र है रासायनिक समीकरण में, उनको एक बॉक्स में बंद करेंगे। और दूसरा स्टेप क्या रहेगा, जो भी अभिकारक और उत्पाद की तरफ जो जो तत्व हैं उनके परमाणु की हम क्या कर लेंगे, सूची बना लेंगे, यानी कितने परमाणु हैं। 2 स्टेप हो गए, है ना। ओके, तीसरे स्टेप में क्या करने वाले बच्चों, ध्यान सुनना। तीसरे स्टेप में हम करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, छोड़ेंगे, यानी इन दोनों को छोड़कर पहले अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे। देखिए ध्यान सुनना, हाइड्रोजन, देखो जो रासायनिक समीकरण होगी उसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है, अन्य तत्वों के साथ। तो इन दोनों को छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे। अगर ये नहीं है तो फिर तो अन्य को करना ही है, लेकिन अगर ये है तो पहले इनको संतुलित नहीं करना, पहले अन्य को संतुलित करना है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों ध्यान से। तो हमारे पास जो रिएक्शन है, देखो आयरन अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ 3 है। हाइड्रोजन तो संतुलित है, दोनों तरफ 2-2 है, और ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ कितना है, 4। तो अब हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दो, छोड़ दो साहब, यानी इन दोनों का भी छोड़ देते हैं। कौन बच्चा, आयरन। अब आयरन देखो अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ कितना है, 3। तो अब देखो अभिकारक की तरफ भी कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना, 3 बढ़ाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, जो Fe है, Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अच्छा कहाँ करोगे, कोष्ठक के बाहर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो कोष्ठक के अंदर Fe है, इसके बाहर कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे, ठीक है, 3 लगा दिया। तो अब Fe कितना बढ़ गया, 3 प्लस, और समीकरण को जैसा का जैसा लिख देंगे, H2O, इसको अभी डिब्बे में बंद कर रखा है हमने। रिएक्शन Fe3O4 डिब्बे में बंद है ये भी, और साथ में प्लस H2, ये भी किसमें बंद है बच्चों, डिब्बे में बंद है। बात समझ में आएगी। यानी कि देखो पहले स्टेप में क्या किया था बच्चों, ध्यान से समझना, हर चीज को समझना। पहले स्टेप में क्या किया, समीकरण थी हमारे पास, फिर उसको बॉक्स में बंद कर दिया। दूसरे में जो रासायनिक समीकरण थी उसमें जो अभिकारक और उत्पाद के तत्वों के जो परमाणु थे उनकी सूची बनाए। और तीसरे स्टेप में हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे, यानी अन्य तत्व हमारे पास आयरन था तो आयरन को संतुलित किया। तो इधर उत्पाद में आयरन 3 था और अभिकारक में 1 था, इसलिए इसको भी Fe को, यानी अभिकारक की तरफ आयरन को 3 बढ़ाने के लिए हमने Fe को किससे गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। बात समझ में आई होगी आपको। तो अब देखें, तो आयरन जो है अभिकारक की तरफ 3 हो चुका है और उत्पाद की तरफ भी कितना है, 3। अब देखो आयरन तो बैलेंस हो चुका है, संतुलित हो चुका है। अब हमारे पास बचा, अब हाइड्रोजन भी संतुलित है, ऑक्सीजन बचा बच्चों, ध्यान सुनना, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ कितना है, 1, और उत्पाद की तरफ कितना है, 4 है बच्चों, ध्यान समझना। जो ऑक्सीजन है अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ कितना है, 4 है। तो अब अभिकारक की तरफ हमें कितना करना है, 4 करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो H2O है इसको किससे गुणा कर देंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे, तभी जाके ऑक्सीजन जो है कितना बढ़ पाएगा, 4। तो चौथे स्टेप में हम क्या करने वाले बच्चों, 3Fe हमारे पास जैसे का चल रहा है इधर, प्लस H2O को इसको किससे गुणा करने वाले अपन, 4 से, तो 4 और H2O मैंने लिख दिया। बात समझिए। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 4 हो चुका है बच्चों। रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर है Fe3O4 और प्लस H2, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर भी कितना हो चुका है, 4 हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम आ चुकी है बच्चों, प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि देखिए हमने जैसे ऑक्सीजन को संतुलित किया तो अब हमने H2O को 4 से गुणा किया। तो अब जो हाइड्रोजन है अभिकारक की तरफ, वो 4 दूनी कितना हो चुका है, 8 हो चुका है। 4 दूनी कितना हो चुका है, देखो ये 2 4 से गुणा 8 होगा, जबकि इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसका मतलब अब H2 को, यानी उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए ये जो H2 है इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर इसको हमें 4 से गुणा करेंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 5 स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इस H2 को, उत्पाद की तरफ जो H2 है इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो हो जाएगा 3Fe अंदर है बॉक्स के, ठीक है, प्लस 4 और बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है, H2O रिएक्शन है और Fe3O4 बॉक्स के अंदर चल रहा है और प्लस इसको 4H2। तो अब देखो बच्चों ध्यान समझो, इधर आयरन 3 है, इधर भी आयरन 3 हो गया,
हाइड्रोजन देखिए तो 4 दूनी 8, इधर भी 4 दूनी 8, ऑक्सीजन इधर 4 एकम 4 और इधर भी कितना हो गया 4। यानी ये जो समीकरण है इसमें अभिकारकों के तत्व और अभिकारकों तत्वों के परमाणु और उत्पाद के तत्वों के परमाणु क्या है बराबर हो गए। इसका मतलब अब देखो इसकी जांच करके हम इसको वापस दोबारा लिखेंगे बॉक्स को हटा देना। जब इसको जांच करके दोबारा लिखा जाएगा छठे स्टेप में तो ये हमें क्या करना है, बॉक्स को हटा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, बॉक्स को हटा के तो हो जाएगा 3Fe, जो छठी स्टेप है इसमें हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O, रिएक्शन हो रही है और F बढ़ रहा है Fe3O4 प्लस 4H2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास संतुलित समीकरण हो चुके। क्या हो चुकी है? संतुलित समीकरण। लेकिन बच्चों अब जो 7वीं स्टेप आएगी, ध्यान समझना, 7वीं स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि ये तो हमने संतुलित समीकरण हो गए, हमारी कंप्लीट संतुलित कर दी थी। लेकिन अब इनकी भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है और कौन सा जलीय विलयन के रूप में है। तो इनकी अवस्था को दर्शाने के लिए इनके साथ कोष्टक में अवस्था लिख देते हैं अपन, इनकी भौतिक अवस्था लिख देते हैं, ठीक है। तो अब भौतिक अवस्था कैसे लिखेंगे कि अगर कोई ठोस है तो उसके लिए हम S का प्रयोग करेंगे कोष्टक में, यानी जैसे मान लो कोई पदार्थ ठोस है समझना, तो उसके लिए हम कोष्टक में इस प्रकार से S का प्रयोग, सॉलिड होता है इसका मतलब कोई द्रव है तो उसके लिए हम L का प्रयोग करेंगे लिक्विड, कोई गैस है तो उसके लिए G का प्रयोग करेंगे और कोई अगर जलीय विलयन के रूप में है तो उसके लिए AQ का प्रयोग करेंगे कोष्टक में, ठीक है। तो अब इनके साथ भी ऐसे ही लिखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7वीं स्टेप में तो कोष्टक में कहाँ पर जैसे अभी हो जाएगा 3Fe चल रहा है, तो अब देखिए Fe जो है ये आयरन जो होता है सॉलिड होता है तो बच्चों है ना, अरे ठोस के रूप में होता है तो कोष्टक में ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार प्लस 4H2O। अब ध्यान देना यहाँ पर जो जल लिया गया है ये वाष्प के रूप में लिया गया है, तो यहाँ पर हम गैस लिखेंगे, ठीक है। अब आप कहें सर आपको कैसे पता चला? तो बच्चों रिएक्शन में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि वाष्प के रूप में लिया गया, मतलब लिया गया। तो यानी जब ये जल को वाष्प के रूप में लिया जाए तो G का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर Fe3O4 ये सॉलिड है और प्लस 4H2, अब हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पर G का हम प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। G का प्रयोग करेंगे कोष्टक में। तो बच्चों हमने इनकी भौतिक अवस्था भी दर्शा दी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट कह सकते हैं, कंप्लीट संतुलित समीकरण है, कंप्लीट संतुलित समीकरण हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने क्या किया। तो आपको कुछ याद नहीं रखना बच्चों इसमें कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, यहाँ पर कुछ नहीं है। पहला स्टेप देखिए आपको क्या करना है, अभी और रिएक्शन अपन सोल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। आपको पूरा कोई भी ऐसी समीकरण नहीं रहेगी कि आप संतुलित इसको नहीं कर सको, ठीक है। हर समीकरण को आप संतुलित कर सकते हो। तो पहली जो स्टेप है, पहले स्टेप में क्या रहेगा बच्चों, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, फिर जो समीकरण है उसमें जो उपस्थित तत्व है उनके परमाणु सूची बनाएंगे। तीसरी स्टेप में क्या करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित करना है। जब अन्य तत्व संतुलित हो जाए तो फिर हाइड्रोजन को संतुलित करना है और सबसे लास्ट में आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना है, ठीक है। और फिर अगर अवस्था, देखो जरूरी नहीं कि आप अवस्था को दर्शाओ, लेकिन अगर कहा दिया जाए आपसे कि अवस्था भी दर्शाई तो फिर बाद में दर्शा देनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और लास्ट स्टेप रह गई हमारे पास कि एक लास्ट स्टेप वैसे हमें नहीं लिखना ये, लेकिन आपको याद रखना है जब हम आगे बात करेंगे, जब आपको ये मैं पूरा लिखाने वाला हूँ तो लास्ट स्टेप क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके लिए आवश्यक ताप का मतलब टेम्परेचर, दाब, प्रेशर और उत्प्रेरक को दर्शाया जाता है तो तीर के चिन्ह के ऊपर दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है और उसके लिए अपन को टेम्परेचर दिया गया है, ताप दिया गया, जैसे मान लो किसी के लिए 200 केल्विन ताप दे दिया तो इसको कहाँ पर लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर लिखने वाले हैं, ठीक है। दाब दे दिया तो तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे और उत्प्रेरक दे दिया उसको भी तीर के निशान के ऊपर अपन लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आए किस प्रकार से किया। एक और हम यहाँ पर रिएक्शन लेकर के चलते हैं, आपको हर चीज़ समझ में आएगी बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर दूसरी समीकरण लेके चलते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है H2 प्लस N2, थोड़ा नीचे लिखते दिखने रहा होगा, H2 प्लस N2 और रिएक्शन होके बन रहा है NH3 बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो देखिए
इसमें पहले स्टेप में क्या करना होगा बच्चों आपको, आप कहेंगे सर सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, प्रत्येक सूत्र को एक बॉक्स में बंद कर देंगे। वेरी गुड, यानी H2 इसको भी एक बॉक्स में बंद करेंगे, इसके बाद N2 इसको भी एक बॉक्स में बंद करेंगे, और इसके बाद जो NH3 है इसको भी हम क्या करने वाले हैं, एक बॉक्स में बंद करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो काम था हमने सभी को एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप रहेगी कि जो अभिक्रिया है इसमें जो तत्व है इनके परमाणु की हम सूची बना लेंगे, ठीक है। जो समीकरण है इसमें जो तत्व है इनके परमाणु की सूची बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो तत्व है, तत्व और एक तरफ अभिकारक लिख लेंगे, अभिकारक, और एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, उत्पाद लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उत्पाद। अब कौन कौन से तत्व हैं बच्चों बात करें तो यहाँ पर तत्व है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, दो ही तत्व हैं। तो हम यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन 3 है बच्चों, ठीक है। ओके, इसी प्रकार नाइट्रोजन देखिए अभिकारक की तरफ तो ये 2 है और इधर देखिए उत्पाद की तरफ तो 1 है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, सूची बना लिया, सारणी बना ली, इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी स्टेप तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हमने कहा कि जब भी संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे। तो अन्य तत्व देखो, हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्व कौन सा बच गया, नाइट्रोजन। तो अभिकारक की तरफ नाइट्रोजन 2 है और उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन 1 है। तो अब उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन को 2 बढ़ाने के लिए हम इस NH3 को बाहर की तरफ किससे गुणा करने वाले हैं, 2 से, ठीक है। तो H2, ध्यान समझना बच्चों, H2 चल रहा है प्लस N2 भी चल रहा है, और इधर उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन को 2 बढ़ाने के लिए इस NH3 को हम इससे मल्टीप्लाई करने वाले बाहर की तरफ आप कहेंगे सर 2 से, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जैसे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया NH3 को, तो नाइट्रोजन तो 2 बढ़ गया, अभिकारक की तरफ नाइट्रोजन 2 है, लेकिन उत्पाद की तरफ जो अब हाइड्रोजन है 2 दिया कितना हो गया 6। तो अब अभिकारक की तरफ भी हाइड्रोजन को 6 बढ़ाने के लिए इस H2 को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो देखिए फोर्थ स्टेप में हम कहेंगे कि जो H2 है अभिकारक की तरफ, इसको किससे गुणा कर देंगे अपन, 3 से। तो ये हो जाएगा H2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस N2 चल रहा है, रिएक्शन है 2, और यहाँ पर बॉक्स में बंद है हमारे पास NH3 बंद है बॉक्स में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास देखिए, अब चेक कर लेते हैं इसको। तो अब देखिए इधर हाइड्रोजन 3 दूनी 6, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन 3 दूनी 6, नाइट्रोजन यहाँ पर ठीक है 2 है और इधर भी नाइट्रोजन 2 है। इसका मतलब जो चेक करने के बाद या जांच करने के बाद इसको बॉक्स से इन सूत्रों को निकालिए, बाहर देना है। तो हो जाएगा 3H2 प्लस N2 और रिएक्शन है 2NH3, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली स्टेप है कि अगर इनकी भौतिक अवस्था को दर्शाना है, तो इनके साथ उनकी भौतिक अवस्था को लिख देंगे, अन्यथा हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने इस समीकरण को संतुलित कर दिया है, ठीक है। एक और समीकरण हम यहाँ पर लेके चलते हैं। आपको पूरा सीखना है बच्चों, पूरा सीखे बिना घर पे नहीं जाना है आज, सीखे बिना घर पे नहीं जाना है। अगला देखो, वीडियो लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ से आज मैं सिखा के भेजने वाला हूँ। एक और तीसरी समीकरण अगर अपन लें, एक और समीकरण लेते हैं। जैसे हमारे पास है बच्चों, हमारे पास है H2 प्लस Cl2, ठीक है, H2 प्लस Cl2, और रिएक्शन हो रही है H2 प्लस Cl2, रिएक्शन हो रही है, बन रहा है HCl, क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला काम क्या है हमारा, आप कहेंगे सर इन तत्वों जो सूत्र हैं इस समीकरण में, इनको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। तो H2 को भी एक बॉक्स में बंद करेंगे, इसके बाद Cl2 को भी एक बॉक्स में बंद कर देंगे, और जो HCl है इसको भी क्या कर देंगे, एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। तो पहला काम हमारा ये रहेगा बॉक्स में बंद करना, ठीक है। सेकंड काम क्या रहेगा बच्चों, ध्यान समझना। सेकंड काम क्या है, आप कहेंगे कि सर अब हम सेकंड काम में करेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है इसमें जो भी तत्वों के परमाणु है इनकी हम एक सूची बनाएंगे। वेरी गुड। तो अब देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे तत्व, दूसरे जो पार्ट है उसमें लिखेंगे अभिकारक, और तीसरे खंड में हम क्या लिखेंगे बच्चों, तीसरे खंड में हम लिखेंगे यहाँ पर उत्पाद, ठीक है। अब तत्वों की बात करें तो 2 ही तत्व हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। कौन कौन से तत्व हमारे पास यहाँ पर मौजूद है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक तो है हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ठीक है। एक तो है हाइड्रोजन और एक क्या है, एक क्लोरीन, ठीक है। ओके, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, क्लोरीन है। तो
अब हाइड्रोजन की बात करें तो अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन 2 है और उत्पाद की तरफ 1 है। क्लोरीन की बात करें तो अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ 1 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को संतुलित करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन को छोड़ दो, अन्य तत्व कौन बच गया? क्लोरीन। अब अभिकारक की तरफ क्लोरीन 2 है जबकि उत्पाद की तरफ क्लोरीन 1 है। अब इस क्लोरीन को 2 बढ़ाने के लिए इस HCl को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो हम कर देते हैं तो H2 प्लस Cl2 प्लस Cl2 रिएक्शन और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे HCl को। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों जो क्लोरीन है 2 बन गया, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 2 और इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2। इसका मतलब इसको चेक करके लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ 2 है, उत्पाद की तरफ भी 2 है। क्लोरीन अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ भी कितना है? 2 है। इसका मतलब बैलेंस है, तो इसको कोष्टक से बाहर निकाल के लिख देते हैं H2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने समीकरण को संतुलित किया। ठीक है, ओके। एक और रिएक्शन हम यहाँ पर लेके चलने वाले हैं, एक और रिएक्शन यहाँ पर लेके चलने वाले। बच्चों किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए आपके। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, कमेंट करके जरूर पूछ ले। तो अगला समीकरण हम यहाँ पर लेते हैं NaOH। अगला समीकरण 4 नंबर पे लेते हैं NaOH। NaOH दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ओके, नीचे लिख देते हैं NaOH प्लस H2SO4 और हमारे पास यहाँ पर बनेगा बच्चों, रिएक्शन होगी तो बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। तो ये हमारे पास रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है बच्चों? रिएक्शन है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम इनको एक बॉक्स में बंद करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बॉक्स में बंद करेंगे तो NaOH इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। इसके बाद प्लस H2SO4 इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। रिएक्शन हो रही है और Na2SO4 इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे और प्लस H2 इसको भी हमने क्या कर दिया? एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है बच्चों, ओके, एक बॉक्स में हमने इसको बंद कर दिया। अब देखिए ध्यान से समझना, अब पहला काम तो हमने कर दिया बॉक्स में बंद करके। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाना। तो तत्वों की परमाणु सूची बनाएंगे तो एक तरफ तत्व लिखेंगे, दूसरी तरफ अभिकारक लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे और तीसरी तरफ उत्पाद लिख देंगे। ठीक है, उत्पाद लिख देंगे। ये लो, अब देखिए तत्व कौन कौन से? एक तो है बच्चों सोडियम, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन, एक है सल्फर, यानी 4 तत्व है हमारे पास। कितने तत्व है बच्चों? 4 तत्व है। ठीक है, 4 तत्व है, 4 तत्व है। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम कितना है हमारे पास? सोडियम है बच्चों हमारे पास अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ देखो Na2 लिख रहा है तो इसका मतलब 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें बच्चों तो अभिकारक की तरफ टोटल गिन लेते हैं तो 1, ध्यान समझना, 1 और 4 और 4 दिख रहा है तो कितना हो गया? टोटल 5 हो गया। ठीक है, उत्पाद की तरफ बात करें तो 4 है ना, 4 O4 लिख रहा है, 4 और एक H2 के साथ तो O, यानी 4 और 1 5 हो गया, इधर भी 5 है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें बच्चों तो हाइड्रोजन देखो एक तो NaOH के साथ यहाँ पर H है और H2 यानी कि 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया और इधर भी बात करें तो H2 यानी कि 2 इधर है उत्पाद की तरफ। सल्फर की बात करें तो सल्फर H2SO4 यानी सल्फर यहाँ पर 1 है अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ भी Na2SO4 यानी 1 है। तो ये हमारे पास क्या तत्वों की क्या बन गई बच्चों? सारणी बन चुकी है। तत्वों की क्या बन गई? सारणी। ठीक है, ओके। थर्ड स्टेप में हम क्या बोला था बच्चों? आप कहेंगे सर थर्ड स्टेप में अब तो हमें पता चल चुका है। हम कहेंगे यहाँ पर कि हाइड्रोजन, देखिए एक तो ये रहा हाइड्रोजन और एक ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य तत्वों को हम संतुलित करेंगे। तो अन्य तत्व देखिए एक तो सल्फर बच गया, कौन सा बच गया? सल्फर बच गया और एक कौन सा बच गया? सोडियम बच गया। ठीक है, अब देखो सल्फर भी दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ दोनों तरफ क्या है? सेम है। ठीक है, यानी एक एक है तो सल्फर तो पहले से ही बैलेंस है। अब हम किसको संतुलित करेंगे? सोडियम को। तो सोडियम अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ कितना है? 2 है। तो अभिकारक की तरफ भी 2 बनाने के लिए ये जो NaOH है इसको हम किससे गुणा करने वाले? 2 से। ठीक है, ओके, तो 2 से गुणा करके लिख देते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर NaOH जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, प्लस और सबको सेम टू सेम लिख दो। तो
H2SO4 रिएक्शन हो रही है और Na2SO4 रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर Na2SO4 बन रहा है प्लस H2O। ठीक है बच्चों, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर वापस एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या हो गया। तो सोडियम यहाँ पर 2 बन गया, इधर उत्पाद की तरफ भी 2 हैं। ऑक्सीजन देखें तो अच्छा, सोडियम संतुलित हो चुका है, सल्फर तो संतुलित था ही सही पहले। अब अगर बात करें तो अब हमारे पास कौन कौन सा बचना चाहिए, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी पहले हम किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन को देख लेते हैं। तो अब हाइड्रोजन इधर हो गया, अभी कार्य की तरफ देखें तो 2 तो ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर हो गया और 2 यहाँ पर, यानी 4 हो गया। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अब उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए इस H2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो 4th स्टेप में हम यहाँ पर चलने वाले हैं 2 और यहाँ पर चल रहा है हमारे पास NaOH प्लस H2SO4 कोष्टक में, और रिएक्शन हो रही है और Na2SO4 कोष्टक में बंद है प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2H2O। ठीक है बच्चों, ये लो। अब देख लो, इसको एक बार चेक कर लो कि क्या कौन कौन से तत्व हैं। तो सोडियम देखिए, सोडियम इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर 6 हो चुके हैं, 4 और ऑक्सीजन 2 यहाँ पर 6 हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4 और 2 दूनी 4, ये भी बैलेंस है। और अब सल्फर इधर 1 है और इधर भी कितना है, 1, इसका मतलब बैलेंस है बच्चों। सारे जो तत्व हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। अब 5 स्टेप में क्या करते हैं, जांच करके समीकरण को फिर से लिख देते हैं। तो लिख देते हैं तो 2NaOH प्लस H2SO4, यानी जांच करने के बाद उसको कोष्टक से बाहर निकाल के लिख दो सूत्रों को, Na2SO4 प्लस 2H2। ठीक है, अब इसके बाद भौतिक अवस्था को कह रखा हो तो दर्शा देना, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हमने इस समीकरण को क्या कर दिया बच्चों, संतुलित कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हम संतुलित कर रहे हैं। ठीक है, आपको जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जिसके इसके यानी कि संतुलित समीकरण किस प्रकार से, मतलब जो इसके क्वेश्चन है उनको हम और भी करेंगे बच्चों, और भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो किस प्रकार से हमने इस समीकरण को संतुलित किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।